Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to another video. Today we are starting another organelle, means our third organelle after the Golgi apparatus. So let's see what are lysosomes. मतलब lysosomes क्या होते हैं. अगर हम थोड़ा सा पहले इंटरव्यू ले लें जस्ट अगर इस वर्ड का कि लाइसोसोम्स क्या हैं. अगर हम लाइसोसोम जो वर्ड है वो दो वर्ड्स के कंपोजिशन से बना है, लाइसो एंड सोमा. लाइसो वर्ड का मतलब होता है डाइजेस्टिव और सोमा का मतलब होता है बॉडी. कहीं कहीं पर हम लोग पढ़ते हैं लाइसो की मीनिंग को स्प्लिटिंग. अच्छा, ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये ग्रीक वर्ड से आए हैं, तो लाइसोसोम जो है वो हमारा ग्रीक वर्ड्स की कंपोजिशन है, ठीक है, जिसका मतलब है डाइजेस्टिव बॉडी या स्प्लिटिंग बॉडी. अब इसके मतलब से ही पता लगता है डाइजेस्टिव बॉडी मतलब डाइजेशन में इसका कुछ ना कुछ जो है फंक्शन होता है, डाइजेशन के अंदर इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है. अब हम अगर थोड़ा सा देखें तो लाइसोसोम्स हमें पता लगता है कि टीनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स जो हैं जस्ट लाइक वैक्यूल्स मौजूद होते हैं एनिमल सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. और मेनली किस चीज़ के लिए होते हैं? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए. मतलब उन सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं जिनमें फैगोसाइटोसिस बहुत ज़्यादा होती है. मतलब कि फूड पार्टिकल जो फूड वेसिकल अंदर आता है सेल के, उसकी डाइजेशन होती है, उसकी डाइजेशन लाइसोसोम्स में होती है, ठीक है. फिर अगर हम देखें ये लाइसोसोम्स को जो है कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? गोल्जी अपरेटस से. हम पढ़ते हैं कि लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है. अब ये किससे सारा कुछ होता है? क्या डायरेक्ट बस गोल्जी अपरेटस ने जो है लाइसोसोम का वेसिकल रिलीज़ आउट कर दिया उसमें सारे के सारे एंजाइम्स आ गए? नहीं. ये इसकी जो स्टार्ट होती है, जो इसमें एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ से बनना शुरू होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर ये जितने एंजाइम्स होते हैं ये इन सब की फॉर्मेशन होती है. देन फर्दर इनकी प्रोसेसिंग होती है गोल्जी अपरेटस के अंदर. उसके बाद गोल्जी अपरेटस जो है लाइसोसोम्स को रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ठीक है. उनके अंदर फिर ये सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. तकरीबन 50 के करीब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. जस्ट लाइक उसमें कोई एसिड फॉस्फेटेज होता है जो कि हमें पता है साइटोकेमिकली यानी कि सेलुलर लेवल पे अगर हम उसको देखें तो वो आइडेंटिफाइड एक एंजाइम है इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए. अब ये जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये मेनली एक्टिव होते हैं एसिडिक कंडीशंस के अंदर. अब बात आती है एसिडिक कंडीशंस. सेल का जो पीएच होता है वो तो न्यूट्रल होता है, 7 होती है, लेकिन लाइसोसोम की जो पीएच होती है, लाइसोसोम के अंदर की जो पीएच होती है वो 5 होती है. इसीलिए इसके अंदर हाई एसिडिक मीडियम होता है और यही हाई एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिव रहने में हेल्प आउट करता है, ठीक है. अब बात है कि ये एसिडिफिकेशन कैसे मेंटेन रहती है, ठीक है. अब ये एसिडिफिकेशन जो है डिपेंड करती है लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर कुछ एटीपी डिपेंडेंट प्रोटॉन पम्प्स, मतलब कुछ प्रोटॉन पम्प्स हम जो ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स पढ़ते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, उसमें कुछ जो ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स होते हैं उनको पम्प्स भी कहा जाता है, ठीक है. पंप के तौर पे क्यों कहा जाता है? जब वो एज मतलब आइंस को अंदर बाहर जब लेके जाते हैं, आइंस की ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उन प्रोटीन्स को एक ख़ास नाम दे दिया जाता है पंप्स का, ठीक है. अब एटीपी डिपेंडेंट है मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यूज़ करते हुए हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो लाइसोसोम के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से लाइसोसोम का जो मीडियम है वो हाई हो जाता है एसिडिक मीडियम. उसका एसिडिक मीडियम जो है वो हाई हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है. फिर अगर हम देखते हैं ये ऑर्गेनल्स हमें पता लग गया कि मेनली इनका डाइजेशन का काम है, सही. डाइजेशन मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मटीरियल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो, ठीक है, या जो कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो आते हैं उन सब की डाइजेशन. इसके अलावा सेकंड जो इसका काम है वो एजिंग और डेथ भी है. एजिंग और डेथ इस तरीके से कि जो मतलब जैसे जैसे सेल जो है अपने अंदर मतलब फंक्शंस अपने करते रहता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं. तो जब उसके अपने ऑर्गेनल्स जो हैं मतलब अपनी स्ट्रक्चर को या जो है मतलब मेंटेन नहीं कर पाते हैं, डैमेज हो जाते हैं खुद के ऑर्गेनल सेल के, तो ये अपने ही सेल को भी डाइजेस्ट कर लेता है, तो इसलिए डेथ ऑफ सेल में भी काम आ रहा है. इसके अलावा लाइसोसोम्स की वजह से कुछ ह्यूमन डिजीज़ भी कॉज होती हैं, जस्ट लाइक कैंसर, गॉट, पॉम्स डिजीज़, सिलिकोसिस या आई सेल डिजीज़ है, ठीक है. तो ये तो लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन, मतलब इसको जो है ये डाइजेस्टिव बॉडी है,
टिनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, गोल्जी अपरेटस से ओरिजिनेट होता है। ऑलमोस्ट 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हाई एसिडिक मीडियम में जो है एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा ये डाइजेशन का काम करते हैं, एजिंग, डेथ या ह्यूमन डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर लाइसोसोम का, मतलब कि लाइसोसोम का क्या स्ट्रक्चर होता है। हमें पता है कि लाइसोसोम्स जो होते हैं वो टिनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल हैं। अब टिनी मेम्ब्रेन बाउंडेड कुछ जो ऑर्गेनल्स हम पढ़ेंगे उनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, लेकिन हमारे जो लाइसोसोम्स हैं वो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन की जो होती है जिसके ज़रिए वो बाउंड अप होते हैं। इसके अंदर डेंस मटेरियल, ठीक है, फिल्ड अप हुआ होता है हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के साथ साथ पूरा एक कंप्लीट मैट्रिक्स होता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अगर इसकी शेप और डेंसिटी की बात करते हैं तो बहुत वेरी करती है ग्रेटली, मतलब ठीक है, और साइज़ जो होता है 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर तक लाइसोसोम्स का साइज़ मिल सकता है। फिर भी जो लाइसोसोम की शेप होती है, उसकी डेंसिटी होती है, उसका साइज़ होता है, वो टाइम टू टाइम एक सेल के अंदर ही चेंज होता रहता है। इसी वजह से सेलुलर आइडेंटिफिकेशन जो होती है लाइसोसोम की वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, क्योंकि ये बार बार अपनी शेप कभी चेंज कर लेते हैं, कभी डेंसिटी इनकी चेंज हो जाती है कुछ कभी जो है इनके साइज़ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मेन 3 क्राइटेरिया हैं, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर लाइसोसोम को जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अच्छा, अगर पहले इधर डायग्राम में देख लें तो यहाँ पे दिखाया हुआ है हमारे सेंटर में जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जितने भी हमारे उन सब का मिक्सचर है। उसके बाद उसके ऊपर एक लिपिड की लेयर है। ठीक है, लिपिड की लेयर इसीलिए है ताकि उसके अंदर कोई जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमें पता है बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो ऐसा ना हो डायरेक्टली सेल में सेल के साइटोप्लाज्म में जो है आ जाएं और इस वजह से सेल को ये डिस्ट्रॉय कर दें। ऐसी कंडीशंस भी आती हैं, वो क्यों आती हैं वो आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में हम देखें, हमने पढ़ लिया कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ये कुछ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, अब 3 मेन क्राइटेरिया कौन से हैं, 3 पॉइंट्स ऐसे कौन से हैं जिन पे लाइसोसोम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है कि एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होनी चाहिए, एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, हमने पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट है कि इसके अंदर एटलीस्ट 2 और मोर एसिड हाइड्रोलेसिस होने चाहिए, यानी कि एसिड हाइड्रोलेसिस जो हमारे एंजाइम हैं वो 2 या उससे ज़्यादा तो मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा थर्ड चीज़ ये है कि जब भी लाइसोसोम को, जब भी उस ऑर्गेनल को जिसकी हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं उसको किसी मेम्ब्रेन के, किसी भी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन के साथ जब उसको फ्यूज़ करवाया जाए या उसके करीब लाया जाए तो वो कुछ ना कुछ ऐसे अफेक्ट्स शो करे जिसकी वजह से मतलब उसकी मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दे, एज अ एंजाइम वर्क करे। ठीक है, तो ये भी लाइसोसोम के आइडेंटिफिकेशन में आता है। 3 पॉइंट्स क्या हो गए, एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होनी चाहिए, 2 या उससे ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस होने चाहिए, एसिड हाइड्रोलाइसिस होने चाहिए। इसके अलावा एंजाइम लेटेंसी की प्रॉपर्टी शो करे। एंजाइम लेटेंसी मतलब एंजाइम की रिटार्डेशन, एंजाइम का डिले होना। ठीक है, ऑर्गेनल की जो मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर में जो है इफेक्ट्स जो है वो ज़ाहिर करना शुरू कर दे अगर हम लाइसोसोम को ट्रीट करवाते हैं किसी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब देखते हैं लाइसोसोम के फंक्शंस, कि लाइसोसोम क्या क्या फंक्शंस करता है। सबसे पहले अगर हम लाइसोसोम का फंक्शन देखते हैं तो मतलब हम अगर अलग अलग लेवल पे हमें ये तो पता लगे कि लाइसोसोम जो है वो डाइजेशन करता है। डाइजेशन किन किन की करता है? ठीक है, सबसे पहले है लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स। लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल से बाहर वाले पार्टिकल्स, यानी कि जो हम पढ़ते हैं एक्सोसाइटोसिस पढ़ते हैं, ठीक है, एंडोसाइटोसिस पढ़ते हैं। उसमें एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, एक फेगोसाइटोसिस होती है और एक पाइनोसाइटोसिस होती है। तो जो फेगोसाइटोसिस के थ्रू, फेगोसाइटोसिस मैं दोबारा बता दूं कि फेगोसाइटोसिस वो होती है जब कोई लार्ज फूड पार्टिकल जो है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर आता है, उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और पाइनोसाइटोसिस उसको कहते हैं जब इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड या स्मॉल पार्टिकल्स कोई वेसिकल जो है मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के साइटोप्लाज्म में आता है, तो उसको पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। अब इन दोनों के रिजल्ट्स के अंदर जो वेसिकल बनते हैं उनको फेगोसोम्स या पाइनोसोम्स कहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर जो फूड कंटेंट होता है उनकी डाइजेशन
ठीक है, या जो WBCs होते हैं, हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं, उनके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, जस्ट लाइक प्रोटीन्स आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, तो उनकी भी डाइजेशन कौन करता है? लाइसोसोम करता है। ठीक है, ताकि सेल की जो क्या नाम है एनवायरनमेंट है, उसके सेल का जो इंट्रासेलुलर का एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब ना कर सकें ये फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, किस तरीके से होता है हम ये देखते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम जो गोल्गी अपैरेटस से रिलीज़ हुआ है वो हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अब ये फेगोसोम आया है बाहर से, सेल से बाहर से आया है। इसमें कुछ फूड पार्टिकल्स भी होंगे ऑब्वियसली, कुछ वेस्ट मटेरियल भी होगा। तो ये क्या करेगा? हमारे लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद फ्यूज़ होने के बाद इसमें ये आपस में ऐसे कुछ रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये एंजाइम्स हैं। ठीक है, जब रिएक्शंस होंगे तो पूरी डाइजेशन होगी। डाइजेशन होने के बाद एक लाइसोसोम जो है एक वैक्यूल रिलीज़ करेगा वेस्ट मटेरियल का, और जो हमारा फूड होगा, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसको शामिल कर देगा हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सेकेंड जो फंक्शन होता है लाइसोसोम का वो है इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करना। अब ये तो हो गए जो सेल से बाहर से आ रहे थे पार्टिकल्स। अब ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन करना जो सेल के अंदर ही मौजूद होते हैं। जस्ट लाइक जब स्टार्वेशन होती है, मतलब जब भूख लगना स्टार्ट होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि लाइसोसोम जो होता है इस सेल के अंदर ही जो स्टोर्ड फूड होता है, जस्ट लाइक प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स या इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो होता है, ठीक है, इनकी डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है और फिर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये हो गए दो। अब एक और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पढ़ेंगे। ये वाली एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन है, ये याद रहे कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है उन लार्ज पार्टिकल्स की जो सेल के बाहर से सेल के अंदर आते हैं, फिर उनकी डाइजेशन होती है। और इंट्रासेलुलर हो गई जो सेल के अंदर ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी डाइजेशन होना। अब एक और फंक्शन है वो है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस या ऑटोफेगी या सेलुलर ऑटोफेगी या सेल्फ डाइजेशन, ठीक है, ये सब एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो जाती हैं या कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई ऑर्गेनल जो है वो काम करना छोड़ देता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है, या सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा फॉरेन पार्टिकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लाइसोसोम्स जो होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं डाइजेस्ट करना सेल के ही ऑर्गेनल्स को। इस प्रोसेस को हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। ऑटोलाइसिस मतलब सेल्फ ब्रेकडाउन, सेल्फ डाइजेशन, ठीक है, या सेलुलर ऑटोफेजी भी कहते हैं। जब एक सेल जो है वो डाई हो जाता है, ठीक है, तो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर होती है, जो उसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। देन वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ऑर्गेनल्स को या जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको, ठीक है, और इस वजह से जो है सेल की डेथ भी हो जाती है। फिर अगर हम एग्जांपल लें, कुछ जो एम्फीबियंस होते हैं या ट्यूनिकेट्स होते हैं, उनके अंदर एक प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस का, ठीक है, तो उसमें जो है एम्ब्रियोनिक उनके जो टिश्यूज़ होते हैं, गिल्स, फिन, टेल्स वगैरह, तो वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं लाइसोसोम्स के थ्रू। क्योंकि हमें पता है एम्फीबियंस जो हैं वो फ़िशेज़ से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कुछ फ़िशेज़ वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टार्टिंग में उनके एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। तो बाद में जैसे जैसे उनमें डेवलपमेंट होती है तो लाइसोसोम्स की वजह से, लाइसोसोम ही होते हैं जो उनके इन फीचर्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर ये फीचर्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं उनके अंदर से। अच्छा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कुछ होती है ऑटोफेजी, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, जिसने अपना काम करना छोड़ दिया या इसके अंदर कोई डैमेज हो गया है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इंट्रासेलुलर वेसिकल बनेगा, एक मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द आ जाएगी और ये इंट्रासेलुलर वेसिकल बनेगा। एक हम फेगोसोम कह रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं मटीरियल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू आ रहे हैं, उसको फेगोसोम कह रहे हैं। ये जो सेल के अंदर ही वेसिकल बनता है इसको कहते हैं ऑटोफेगोसोम, ठीक है, ऑटोफेगोसोम कहते हैं। इसमें क्या होगा, फिर ये लाइसोसोम आएगा, इसके साथ फ्यूज़ होगा, देन अपने जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर मिक्सअप कर देगा, फिर डाइजेशन कर देगा ऑर्गेनल की, या डिग्रेडेशन या रिसाइकलिंग, जिसकी वजह से सेल के अंदर दोबारा से ये मटीरियल फिर साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर देगा, सेलुलर कंपोनेंट्स के अंदर शामिल कर देगा, और इस तरीके से रिसाइकल का प्रोसेस भी होता है, ठीक है। अच्छा, ऑटोफेजी में लाजमी नहीं है कि सेल की डेथ हो, ठीक है, सेल की डेथ होना लाजमी नहीं है। ऑर्गेनल, अगर सिर्फ एक ऑर्गेनल ही डैमेज हुआ है तो वो सिर्फ उसी ऑर्गेनल को
डाइजेस्ट करेगा, लेकिन उस प्रोसेस को भी ऑटोलाइसिस ही कहेंगे क्योंकि वो ऑर्गेनल है तो सेल का ही ना, इसलिए। और हाँ, अगर पूरे सेल को डाइजेस्ट करने की नीड पड़ती है तो उसको भी ऑटोलाइसिस कहते हैं। अब फोर्थ जो फंक्शन है अगर हम देखें लाइसोसोम का, तो वो ये है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मैंने बताया था कि पहले जो हमने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पढ़ी वो लार्ज पार्टिकल्स की पढ़ी जो सेल के बाहर से अंदर आ रहे थे। अब इसमें क्या होगा, अभी तक जो लाइसोसोम था वो क्या कर रहा था, बाहर सेल के अंदर ही काम कर रहा था। मतलब कोई अगर सेल के अंदर के पार्टिकल हैं उनको भी डाइजेस्ट कर रहा है, सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स कंपोनेंट्स हैं उनको भी डाइजेस्ट कर रहा है, सेल के बाहर से जो पार्टिकल आ रहे हैं उनको भी डाइजेस्ट कर रहा है। अब फोर्थ जो इसका फंक्शन है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब अपने जो एंजाइम्स हैं उनको सेल के बाहर जाकर दूसरी चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक इन एग्जांपल अगर हम लेते हैं, कुछ जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें पता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन के दौरान इन्हें स्पर्म्स का काम होता है वो पेनिट्रेट करना चाहते हैं ओवम की एग सेल की मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो अब इसमें वो उन्हें लाइसोसोम्स हेल्प आउट करते हैं। किस तरीके से कि लाइसोसोम जो हैं सेल के बाहर यानी स्पर्म के बाहर अपने एंजाइम्स को जो है रिलीज़ कर देते हैं ओवम की मेम्ब्रेन पे यानी एग सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, और इस तरीके से उसकी मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देते हैं, देन पेनिट्रेट कर जाते हैं ईजीली थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। ठीक है, एक तो ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और दूसरा एक हम लोग पढ़ते हैं बोन्स के अंदर। ठीक है, जब मतलब बोन्स को जो है, जब कुछ बोन्स के जो पार्ट्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो लाइसोसोम्स जाके दूसरे बोन सेल्स को भी जो है डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद उसमें से जो कैल्शियम होता है उसकी रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, जिसकी वजह से बोन स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो वो भी लाइसोसोम्स हेल्प आउट करते हैं उसमें भी। अब यहाँ पे ये प्रोसेस दिखाया मैंने, जस्ट लाइक ये पूरा सेल है जो पर्पल कलर में है, ये पूरा सेल है, ये इसमें लाइसोसोम दिखाया हुआ है। ठीक है, अब पहले अगर देख लेते हैं फेगोसाइटोसिस के थ्रू एक कोई सेल पार्टिकल फूड वेसिकल जो है वो अंदर आ रहा है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, आकर वो फ्यूज़अप हो जाएगा लाइसोसोम के साथ। ठीक है, वो अपना काम करेगा, देन फूड जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको सेल साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ कर देगा और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसका अलग से वेसिकल बनाकर बाद में वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर रिलीज़ हो जाएगा। सेकंड जो है ऑटोफेजी हमने पढ़ा। ठीक है, डैमेज ऑर्गेनल, अगर अपना ही कोई ऑर्गेनल जो है डैमेज हो जाता है उसके इर्द गिर्द वेसिकल बन जाता है, ऑटोफेगोसोम बनता है, वो आके भी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होगा और फिर वही काम होगा, सेलुलर कंपोनेंट्स रिलीज़ कर देगा, रिसाइकल हो जाएंगे सेल के अंदर और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर रिलीज़ हो जाएगा। हमने एंडोसाइटोसिस की 3 टाइप्स पढ़ी थी, फेगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस और एक पढ़ी थी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसमें कुछ क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक वेसिकल बनता है थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, वो वेसिकल जब अंदर आता है तो उसके बाद वो अनकोट होता है, हमें पता है उसके ऊपर कोटेड पिट के ऊपर ही ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, अनकोट होना स्टार्ट होता है और जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है जो स्टार्टिंग में ही गोल्गी अपरेटस से रिलीज़ होता है उसके साथ फ्यूज़ होता है। देन वो पहले उसको कह रहे हैं अर्ली एंडोसोम, देन बाद में कह रहे हैं लेट एंडोसोम, उसके बाद वो भी लाइसोसोम के साथ सेकेंडरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और उसके बाद अपनी डाइजेशन हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, ये तो हो गए फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस पढ़े हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑफ पार्टिकल्स जो कि बाहर से आ रहे हैं यानी कि फेगोसोम्स या पाइनोसोम्स वगैरह की डाइजेशन। सेकंड हमने फंक्शन पढ़ा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, सेलुलर कंपोनेंट्स की डाइजेशन होती है। ठीक है, फोर्थ पढ़ा ऑटोफेजी यानी जब सेल्फ डाइजेशन करना स्टार्ट कर जाता है, अपने ही ऑर्गेनल्स डैमेज सेल को ये डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हमने पढ़ा कि जब लाइसोसोम अपने एंजाइम्स बाहर जाके दूसरे सेल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमने 4 फंक्शन पढ़े हैं किसके, लाइसोसोम के। अब अगर देखें यहाँ पे कुछ लाइसोसोम के एंजाइम्स और उनके सबस्ट्रेट्स दिखाए हुए हैं। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उनमें से कुछ यहाँ लिखे हुए हैं, जस्ट लाइक प्रोटीजेज एंड पेप्टाइडेज, मतलब ऐसे एंजाइम्स हैं, ये 3 एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं। और वो किसको, ये मतलब अगर जैसे कि कोलेजनेज है, कोलेजनेज एक एंजाइम है जो सिर्फ एक्ट करेगा अगर कोई कोलेजन पार्टिकल, कोई कोलेजन सबस्ट्रेट लाइसोसोम के अंदर आता है। पेप्टाइडेजेस पेप्टाइड्स पे रिएक्ट करेगा। इसी तरीके से कुछ न्यूक्लियसेस होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स पे करते हैं यानी आरएनए डीएनए के ऊपर करेंगे। फॉस्फेटेजेस हैं, ठीक है, ऐसे एंजाइम जो ओलिगोसैकेराइड चेन, हमें पता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं,
ठीक है। उनके साथ हमें पता है प्रोटीन और लिपिड्स के साथ जो है ओलिगोसैकेराइड की चेन जो है वो अटैच होती है। तो ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं जो उन चेन्स को अलग करवाते हैं, ठीक है। फिर कुछ ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन्स भी होते हैं एंजाइम्स जो इनके ऊपर एक्ट करते हैं। लिपिड्स वाले एंजाइम्स भी होते हैं, मतलब ये डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, अगर ये एंजाइम इनमें से अगर एक एंजाइम भी मौजूद ना हो तो क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। अब लाइसोसोम और डिजीज़। अब लाइसोसोम के हमने बेतहाशा फंक्शन पढ़ लिए कि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, ठीक है। अब लाइसोसोम की वजह से डिज़ीज़ भी कॉज हो सकती हैं, ठीक है। किस तरीके से होती हैं? एक तो मतलब अगर लाइसोसोम मतलब अपना काम करना छोड़ दे या गलत तरीके से काम करना स्टार्ट कर दें तो कुछ पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं जिनकी वजह से सेल की एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है। अब इनमें से कुछ जो डिजीज़ होती हैं वो इनबॉर्न होती हैं, जस्ट लाइक जीन म्यूटेशन होता है, मतलब जीन्स के अंदर ये डिफेक्ट होता है, ठीक है। कोई एंजाइम स्टार्टिंग से ही मौजूद नहीं होता, कोई कैटाबॉलिज्म वाला एंजाइम ही मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो उससे ऐसे सर्टेन डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। या फिर ऐसा होता है कुछ ऐसी होती हैं जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की वजह से जो है लाइसोसोम की मेल फंक्शनिंग हो जाती है, ठीक है। और इनमें से मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो क्या नाम है जिनकी वजह से लो मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल्स या ड्रग्स, ठीक है, लेना या डाइज, मतलब जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनकी ज़ाहिर सी बात है अब वो है तो टॉक्सिन्स ना, उनकी वजह से क्या होता है कि वो जाके लाइसोसोम्स पे रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, सेल के अंदर जो है फंक्शंस गलत होने लग जाते हैं। तो फिर क्या करता है लाइसोसोम अपने एंजाइम्स जब सेल के अंदर रिलीज़ कर देता है या लीक हो जाता है लाइसोसोम, ठीक है। हमने पढ़ा कि उसकी बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम होता है, तो क्या होता है वो जाके हमारे न्यूक्लियस के ऊपर अटैक कर सकता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इसलिए वो हमारे जीन्स पे एक्ट कर देता है, ठीक है। उसकी वजह से जीन म्यूटेशन हो जाती है और ये डिजीज़ कॉज हो जाती है। अब अगर मैं बताऊं कि जैसे कि मतलब मिसाल लेते हैं, अगर एक बीमारी है जिसका नाम है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लिवर और जो मसल के जो सेल्स होते हैं इनके अंदर ग्लाइकोजन जो है इनकी मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है स्टोर होने लग जाता है, ठीक है। अब हमें पता है ग्लाइकोजन तो होता ही स्टोर है लिवर सेल्स के अंदर, ठीक है, लिवर के अंदर होता ही स्टोर है ग्लाइकोजन। लेकिन जब बॉडी को नीड होती है ग्लूकोज की तो ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन होती है। जब ग्लाइकोजन एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाता है तो उसकी डिग्रेडेशन होती है, ठीक है, यानी कि उसकी जो है मेटाबॉलिज्म होती है ग्लूकोज में। लेकिन अगर एंजाइम जो डिग्रेड करता है, जो कैटाबोलाइज करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर, वो एंजाइम ही मौजूद ना हो तो ये बीमारी कॉज होती है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, ठीक है। तकरीबन 20 ऐसी डिजीज़ हैं आजकल जो पर्टिकुलर एंजाइम की एब्सेंस की वजह से होती हैं। जस्ट लाइक इसमें क्या है, ऐसा एंजाइम मौजूद नहीं है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके। इसी तरीके से कुछ ऐसे एंजाइम्स जो क्या नाम है लिपिड की कैटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो एब्सेंट हो तो टेसिक डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर लिपिड की एक्यूमुलेशन ब्रेन सेल्स में बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में लिपिड स्टोर होने लग जाए ब्रेन सेल्स के अंदर, तो इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है कि इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था लाइसोसोम्स और हमारा थर्ड ऑर्गेनल भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। आई होप कि इसमें सब कुछ आपको क्लियर हो, और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।